तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक बंगाली हॉरर सीरीज जिसका नाम है रॉक द फॉलोक। और ये सीरीज बुद्धिस्ट तंत्र के ऊपर बेस्ड है। बुद्धिज्म में एक सेक्ट है जिसे बोलते हैं वज्रयाना बुद्धिज्म और ये लोग तांत्रिक साधना करते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती आज से लगभग 1000 साल पहले, जहाँ पर हम एक मॉन्क को देखते हैं जो कि साधना कर रहे थे कि तभी उनके शिष्य वहां पर आते हैं। कहते हैं कि आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए क्षमा गुरुदेव। लेकिन एक गांव वाले अपनी परेशानी लेकर आए हैं। अब वो गांव वाले कहते हैं कि रक्षा करिए प्रभु, वज्र केतु और उसके लोगों ने हमारी बेटियों का अपहरण कर लिया है और उन्हें मोनेस्ट्री में ले गया है। अब वज्र केतु जो है वो बहुत पावरफुल तांत्रिक था। ये लोग बेचारे उसका सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इस मॉन्क से हेल्प लेने आए थे। वैसे भी वज्र केतु इन्हीं का शिष्य था, लेकिन वो गलत राह पर चला गया था। तंत्र विद्या का इस्तेमाल वो गलत काम के लिए कर रहा था। अभी वो मोनेस्ट्री में बैठकर अपनी तांत्रिक साधना ही कर रहा था कि तभी मॉन्क वहां पर आ जाते हैं। कहते हैं वज्र केतु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने 3 लड़कियों का अपहरण किया है, क्या ये सच है? तो बोलता है कि हाँ आपने सही सुना है। मॉन्क पूछते हैं कहाँ हैं वो तीनों? वज्र केतु कहता है कि आप उनकी चिंता मत करिए गुरुदेव, वो अपने उचित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। मॉन्क कहते हैं क्या मतलब? तो वो कहता है कि मतलब भगवान हिरुका के चरणों में। फिर वो एक तरफ पॉइंट करता है तो मॉन्क ने क्या देखा कि सामने उन तीनों लड़कियों के कटे हुए सर रखे थे। वज्र केतु ने अपने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए उनकी बलि चढ़ा दी थी, जिसे मॉन्क को उस पर बहुत गुस्सा आता है। और तभी वहां पर भगवान हिरुका की मूर्ति ग्लो करने लगती है। यहाँ मैं बता दूं कि भगवान हिरुका भगवान बुद्ध का ही तांत्रिक रूप है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ पर बंगाल के बेलूर घाट में तितली और उसकी फैमिली रहती थी। अब तितली के ही चाचा थे सुब्बो, जो कि मालदा जिले में एक प्लॉट देखने जा रहे थे और प्लॉट की रकम कुछ ज्यादा ही कम थी। तो इसी पर वो रिक्शा वाले से उस प्लॉट के बारे में पूछ रहे थे कि वो इतना सस्ता क्यों है, कोई कानूनी झमेला तो नहीं है? रिक्शा वाला कहता है नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर झूठ भी नहीं बोलूंगा, लोग कहते हैं कि वो जगह भूतिया है और इसीलिए उसके रेट कम है। अब सुबह भूत में मानता ही नहीं था, तो कहता है चलो बढ़िया है, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। इधर बेलूर घाट में हम तितली की मम्मी उर्मी को देखते हैं, जो बहुत पूजा पाठ करती थी, ठाकुर जी की भक्त थी। लेकिन हाल ही में उनको अर्थराइटिस हो गया था, जिससे वो पूजा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूजा वाला रूम ऊपर था और ये सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती थी। अब घर में और कोई पूजा करता नहीं था और ठाकुर जी की पूजा रुकनी भी नहीं चाहिए, तो ये अपने नौकरानी से बोल देती थी, तो उसकी तरफ से वही ऑफरिंग चढ़ा देती थी, पूजा कर देती थी। लेकिन अब वो कह रही थी कि उसे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, गाँव जाना है। उर्मी कहती अरे तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? नौकरानी कहती कि आप चिंता मत करिए, मैंने लता से कह दिया है, वो कर देगी। उर्मी कहती चलो ठीक है, लेकिन जाने से पहले जरा गार्डन साफ कर देना, आजकल डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहा है। नौकरानी कहती ठीक है। इसके बाद जब वो गार्डन में काम कर रही थी तो देखी कि पेड़ के पास मूर्ति पड़ी है, जो कि भगवान हिरुका की वही मूर्ति थी। तो ये उसको उठा लाती है और उर्मी को दिखाने जाती है। लेकिन इस समय वो नहा रही थी, तो ये क्या करती है, ऊपर जो पूजा वाला रूम था वहां उस मूर्ति को ले जाकर रख देती है और चली जाती है, मतलब अपने गाँव चली जाती है। और तभी हम देख पाते हैं कि वो मूर्ति ग्लो कर रही थी। दूसरी तरफ सुबह भी रास्ते में था, लेकिन तभी अचानक से रिक्शा रुक जाता है। सुबह पूछा कि क्या हुआ, तो रिक्शा वाला चेक करके बताता है कि लगता है कॉइल जल गई है। सुबह कहता है अरे यार क्या मुसीबत है। रिक्शा वाला कहता है कि अरे सारा परेशान मत होइए, यहाँ से प्लॉट ज्यादा दूर नहीं है, तो आप पैदल चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो जंगल दिख रहा है वहीं से सीधे चले जाइए। ये कहता है कि चलो ठीक है। फिर ये उसी जंगल से जा रहा था। देखते देखते अंधेरा भी हो गया कि तभी इसी बीच को पीछे से किसी औरत की आवाज आती है कि चले जाओ यहाँ से। ये पीछे घूम के देखा तो कोई नहीं, इसे लगा कि कोई साला प्रैंक कर रहा है, तो इग्नोर कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि जमीन से एक भूतिया हाथ निकला और उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लिया। ये नीचे गिर गया और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। और तभी वहां पर एक तांत्रिक आते हैं, कृष्ण नंदा मोइत्रो। वहां पर आकर मोइत्रो कोई मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कि भूत सुब्बो को छोड़कर चली जाती है, सुब्बो की जान बच जाती है। फिर मोइत्रो अपनी शक्ति से पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद फिर वो पुलिस को बुलवाते हैं, वहां पर खुदाई करवाते हैं, तो जमीन से कंकाल निकलता है। फिर वो पुलिस को बताते हैं कि 4 साल पहले यहाँ पर एक लड़की को मारकर गाड़ दिया था, तभी से उस लड़की की अतृप्त आत्मा मुक्ति के लिए भटक रही थी और पुलिस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट उस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट तक नहीं थी उनके पास, और ये राज कभी खुलता ही नहीं अगर मोइत्रो यहाँ पर नहीं आते। इनफैक्ट मोइत्रो तो उस लड़की के कातिल का हुलिया और एड्रेस भी बता देते हैं, ताकि पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करके उस लड़की को न्याय दिलवा पाए। इसके बाद मोइत्रो वहां से चले जाते हैं। अब सुब्बो भाई उनसे बहुत इंप्रेस हो जाता है। पुलिस वाले से पूछता है कि कौन है ये। ऑफिसर कहता है कि चलिए बताता हूँ। इसके बाद वो सुब्बो को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहीं पर वो मोइत्रो के बारे में सब बताता है कि वो 10 साल पहले शहर में आए हैं
एक बहुत पुराना सा घर है, उसमें रहते हैं। सब कहते हैं कि उनका पुश्तैनी घर है। लोग उनके बारे में बहुत अजीब अजीब बातें भी करते हैं। कोई कहता है कि उनकी उम्र 400 साल है, तो कोई कहता है कि वो इच्छाधारी है जो कोई भी रूप ले सकता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो लोगों को बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको किया। वैसे आप बहुत लकी हैं जो आपका उनसे मिलना हो गया। दूसरी तरफ बेलूर घाट में हम तितली के पिता को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहे थे कि तभी उर्मी उनसे बात करने आती है। वो कह रही थी कि वो पूजा रूम नीचे बनवा दे ताकि वो पहले की तरह अपनी पूजा कर पाए, लेकिन वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बस हाँ ऐसे कर रहे थे। फिर कहते हैं मैं क्या कहता हूँ, हमारी तितली को पढ़ाई के लिए कोलकाता भेज देते हैं। उर्मी कहती कि अरे वो पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, कोलकाता भेजोगे? एक तो तुमने उसे मोबाइल खरीद के दे दिया, दिन रात उसी में घुसी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। इसके बाद हम तितली को देखते हैं जो भी फोन लेकर ही बैठी थी और अपने बॉयफ्रेंड सैमी से चैटिंग कर रही थी। दूसरी तरफ हम मोहित्रो को देखते हैं जो अभी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे और इसी दौरान उन्हें अपने विजन में तितली का घर दिखाई देता है और फिर वो देखे कि घर के सारे लोग मरे पड़े हैं, खून से लथपथ हैं। और रही बात तितली की तो उसका तो सर ही कटा हुआ है। मोहित्रो ये सब देखकर चिंतित हो जाते हैं और तुरंत अपने गुरुजी की आत्मा से कांटेक्ट करते हैं जिनका नाम था महर्षि दीपांकर, और वो मोहित्रो से कहते हैं कि समय आ गया है 1000 साल पुराने श्राप को खत्म करने का। इधर सुबह को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो घर जाता है तो उर्मी उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ? तुम तो प्लॉट देखने गए थे। सुबह कहता है कि लंबी कहानी है, बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ रीमा कहाँ है? रीमा उसकी पत्नी थी। उर्मी कहती कि अरे रीमा तो शॉपिंग करने गई थी, पता नहीं अब तक क्यों नहीं लौटी, बहुत देर हो गई उसको। तो सुबह तुरंत रीमा को कॉल करता है। रीमा कहती कि अरे कोई ऑटो वाला ही नहीं मिल रहा, इसलिए पैदल ही आ रही हूँ, आप चिंता मत करिए, बस आ ही गई। फिर वो फोन काट देती है। लेकिन तभी इसके बाद उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है, कोई उसे फॉलो कर रहा है और ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी जिससे वो डर जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है 20 साल पहले, जहाँ पर हम तेनिया नाम के लड़के को देखते हैं जिसका स्वभाव बहुत अजीब सा था। बाहर गली में कुत्ता भौंक रहा था तो ये उस पर ही चिल्ला रहा है कि चुप, एकदम चुप। तो उसकी माँ से बोलती कि अरे कुत्ते पे क्या चिल्ला रहा है, उसका तो काम ही है भौंकना, तो अपना काम कर। फिर वो कहती है अच्छा जरा मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना। फिर वो चली गई, लेकिन जब वो वापस आई तो देखी कि तेनिया घर में नहीं था। फिर वो उसे ढूंढते बाहर आई तो वो वहीं गली में खड़ा था और उसने कुत्ते को मार दिया था और कहता है लो माँ, चुप कर दिया इसको, अब ये कभी नहीं भौंकेगा। उसकी माँ देखकर सन्न रह गई कि ये कैसा राक्षस पैदा कर दिया मैंने। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ मोहित्रो तितली के घर जाते हैं। तो सुबह उन्हें तुरंत पहचान लेता है कि अरे मोहित्रो जी, आप बताइए कैसे आना हुआ। तभी उर्मी और उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं तो ये उनको बताता है कि देखिए मोहित्रो जी आए हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। जिस पर दोनों मोहित्रो को वेलकम करते हैं। तभी तितली भी आती है अपने दोनों बहनों के साथ और तितली को देखते ही मोहित्रो को याद आ जाता है कि ये तो वही है जिसका कटा हुआ सर मैंने अपने विजन में देखा था। अब मोहित्रो को याद था कि उन्होंने एक और औरत को देखा था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिख रही थी, जो कि सुबह की पत्नी रीमा थी। तो ये पूछते हैं कि कोई घर से बाहर भी है क्या, जिस पर सुबह बताता है कि हाँ मेरी पत्नी रीमा वो शॉपिंग करने गई है। दूसरी तरफ रीमा को एक लड़की का भूत हॉन्ट कर रहा था। रीमा उसे डर कर इधर उधर भाग रही थी कि तभी इतने में मोहित्रो वहां पर आ जाते हैं। साथ में सुबह भी था। रीमा बहुत डरी हुई थी तो वो उसको संभालता है। रीमा उनको बता रही थी कि वहां पर कुछ है, लेकिन सुबह को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। फिलहाल वो रीमा को घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ कोलकाता में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था माधुरी, जो कि देर रात पार्टी करके लौट रही थी, लेकिन अब उसे कोई कैब नहीं मिल रही थी। अब उसे अकेला देखकर एक आदमी गाड़ी रोक दिया। कहता है एक्सक्यूज मी मैडम, एनी प्रॉब्लम? माधुरी कहती कि अरे वो मैं काफी टाइम से कैब बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो आदमी कहता है कि वैसे आप जा कहाँ रही हैं? तो वो बताती कि बेहाला। आदमी कहता है कि अच्छा मैं वही पास में ही जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ दूंगा। लेकिन माधुरी मना कर देती कि नहीं थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगी। वो कहता है देखिए मैडम, ये जगह ठीक नहीं है, रात में यहाँ रुकना सेफ नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, मैं छोड़ दूंगा। हाँ मेरी बस प्लेलिस्ट बोरिंग है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ट्रस्ट मी। अब वो इतने अच्छे से बात करता है कि उसके बातों में आ जाती है और उसके साथ चल देती है। फिर रास्ते में उससे बात करने लगता है। पूछता है कि आप स्टूडेंट हैं क्या? ये कहते कि हाँ मैं आशुतोष कॉलेज में पढ़ती हूँ, 2nd ईयर स्टूडेंट, हॉस्टल में रहती हूँ। दूसरी तरफ बेलूर घाट में रीमा की तबीयत खराब थी। सो वो कहता है अरे कोई चिंता की बात नहीं है, बस उनका ब्लड प्रेशर गिर गया था, फिलहाल अभी वो ठीक है और सो रही हैं, तो उन्हें तुम लोग डिस्टर्ब मत करना, चलो अब तुम भी सब जाकर सो जाओ। इसके बाद तितली के पिता कहने लगते हैं कि रीमा को हेलुसिनेशन हुआ होगा, कल उसे डॉक्टर को दिखा देंगे। मोहित्रो कहते हैं कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा,
क्योंकि इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। कोई बुरी शक्ति आपके परिवार के पीछे है। आप सबके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन तितली के डैड इन समय नहीं मानते थे। कहते हैं क्या बकवास है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, तो आप ये भूत प्रेत की कहानी सुनाकर मुझे नहीं डरा सकते। लेकिन उर्मी तो इन सब में बिलीव करती थी। सुबह भी पहले नहीं करता था, लेकिन अब वो करने लगा था। तो ये दोनों कहते हैं कि एक बार इनकी बात सुन लीजिए। लेकिन तितली के पिता किसी की नहीं सुनते और मोइत्रो को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। जिस पर सुबह कहता है कि ऐसा मत बोलिए, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मैंने खुद इनकी शक्तियों को देखा है। उर्मी को तो अपने भाई की बात पर यकीन था, लेकिन तितली के डैड को नहीं था। उन्हें तो सब हेलुसिनेशन ही लगता था। मोइत्रो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन भविष्य में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर वो सुबह को अपना नंबर दिए और नमस्ते करके चल दिए। दूसरी तरफ तितली फोन लेकर बैठी थी और अपने बीएफ सैमी को मैसेज भेज रही थी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो परेशान हो जाती है कि पता नहीं कहाँ बिजी है। अब उसकी दोनों बहनें वहां पर पढ़ाई कर रही थी, तभी वो ये नोटिस कर ली। फिर उसकी टांग खींचने लगी। अच्छा, तो अपने बीएफ से बात की जा रही है, हमें भी तो कुछ बताओ। जिस पर तितली बताती कि वो अभी तक उससे मिली ही नहीं है, क्योंकि वो कोलकाता में रहता है। असल में ये उससे फेसबुक पर कनेक्ट हुई थी। उधर कोलकाता में माधुरी और वो आदमी अभी भी रास्ते में ही थे। माधुरी तो अपने बारे में बता दी थी कि वो पढ़ाई करती है, हॉस्टल में रहती है। अब वो उस आदमी से पूछती है कि वो क्या करता है, तो वो बताया कि वो आईटी सेक्टर में जॉब करता है। इधर बेलूर घाट में तितली अभी भी फोन लेकर बैठी थी, जबकि उसकी दोनों बहनें सो गई थी। तभी अंकिता उठती है, उसको वॉशरूम जाना था। अब वॉशरूम में जब वो नल बंद करके वापस जा रही थी, तो तभी अचानक नल फिर से चालू हो जाता है। ये चौंक गई कि ये कैसे हुआ। तभी मिरर में उसे एक लड़की का भूत दिखाई देता है। दूसरी तरफ कोलकाता में माधुरी को रियलाइज होता है कि वो आदमी उसे कोई और रास्ते पर ले आया था, तो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। ये कहती गाड़ी रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा, अब चुपचाप बैठा हुआ है, जिससे माधुरी और घबरा जाती है। उधर बेलूर घाट में अंकिता बाथरूम से घबराई हुई बाहर आती है और अपनी बहनों को बताती है कि बाथरूम में भूत है। उधर कोलकाता में वो आदमी एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोक देता है, तो माधुरी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने को होती है, लेकिन डोर लॉक था। ये कहती डोर अनलॉक करो, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो अब वो पुलिस को फोन करने लगती है, जिस पर वो माधुरी का सर पकड़ा और पटक दिया नीचे, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। और अब फ्री होकर वो तितली के मैसेज का रिप्लाई करता है। जी हाँ, यही तितली का बॉयफ्रेंड सैमी है। बताओ, तितली इस गुंडे के चक्कर में पड़ी हुई थी। खैर, सैमी माधुरी को ले जाकर एक गोडाउन में बंद कर देता है और उसका यही काम था, लड़कियों को फंसाना, उन्हें किडनैप करना और उन्हें पंजाब या बाहर कहीं बेच देना। और इसमें इसका साथ देते थे इसके दोनों चंगू मंगू। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से 15 साल पहले, जहां हम उसी लड़के तीनिया को देखते हैं। और ये तीनिया ही असल में सैमी है, जो कि बचपन से बदमाश था। तब वो छुपकर औरतों का एमएमएस बनाता था और उसे बेचकर पैसे कमाता था। और अब वो ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता है, लड़कियों को फंसाकर उन्हें बेच देता है। और अब इसका अगला टारगेट थी तितली। खैर, फिलहाल घर में अब नई नौकरानी लता ने काम संभाल लिया था, तो उर्मी साथ साथ उसको पूजा के बारे में समझा रही थी। बस फिर क्या, वो पूजा वाले रूम में जाती है और ठाकुर जी के साथ उस मूर्ति पर भी ऑफरिंग चढ़ा देती है, साथ में उसकी पूजा भी कर देती है। दूसरी तरफ उर्मी बैठे बैठे सो गई थी कि तभी उसे तितली की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर ये उसको देखने जाती है कि क्या बात हो गई। ये देखिए कि तितली उस तरफ मुंह कर खड़ी थी और रो रही थी। अब इसको चलने में दिक्कत होती थी, तो यहीं से आवाज लगाई कि बेटा तितली, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर जब उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो पता चला कि वो तितली थी ही नहीं, वो कोई भूत थी। उर्मी उसको देखकर बहुत डर गई। अब वो भागना चाह रही है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाती थी, भागती कैसे। और इसी कोशिश में वो गिर गई, उसका सर जमीन से टकराया, जिससे वो बेहोश हो गई। अब इस घटना के बाद जैसे ही उसको होश आता है, वो तुरंत सुबह से कहती है कि वो मोइत्रो को बुला ले। और मोइत्रो तो इसी इंतजार में बैठे थे। बुलावा आते ही वो तुरंत पहुंच गए और जो भी उर्मी के साथ हुआ था वो सब उनको बता दी। जिस पर मोइत्रो बताते हैं कि आपका ये घर हॉन्टेड है। यहाँ पर 3 लड़कियों की अतृप्त आत्माएं हैं, लेकिन वो हमेशा से यहाँ नहीं थी, वो यहाँ लाई गई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया है। अब वो लोग बोलते हैं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मोइत्रो पूछते कि अच्छा ये बताइए, क्या हाल ही में आप लोग कोई एंशिएंट सामान लेकर आए थे? अब वो तो पहली वाली नौकरानी लाई थी जो गांव चली गई और इनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मना कर देते हैं कि ऐसा तो हम कोई सामान लाए नहीं। फिर वो तीनों लड़कियों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो भी मना करती कि नहीं हम तो कुछ नहीं लाए। मोइत्रो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमने घर में कुछ अजीब देखा या कुछ नोटिस किया है? तो अंकिता बता देती है वही बाथरूम वाला इंसिडेंट, कि पहले तो अपने आप नल चल गया था और फिर मिरर में एक लड़की का भूत दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई जिंदा लाश हो, उसकी गर्दन पर कट भी लगा हुआ था
जिससे सब डर जाते हैं और मोहितरो से कहते हैं कि वो कुछ करे, लेकिन डॉक्टर भी क्या ही कर सकता है जब तक बीमारी का रूट कॉज ना पता हो। उसी तरह मोहितरो को भी नहीं पता था कि आत्माएं कौन है, यहाँ कैसे आई, कौन इन्हें लाया और ये क्या चाहती हैं। फिलहाल सबकी सेफ्टी के लिए वो इस घर में ही रुक जाते हैं। इसके बाद रात में तितली चुपके से सैमी से बात करने जाती है। सैमी वीडियो कॉल पर था और उसे कल ही कोलकाता बुला रहा था, भाग के शादी करने की बात कर रहा था, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ा कदम था तो हिचकिचा रही थी। तभी मोहितरो पीछे से उसे टोक देते हैं, इस समय रात में यहाँ टेरेस पर अकेले क्या कर रही हो, ये जानते हुए कि तुम्हारा घर हॉन्टेड है, तुम्हें डर नहीं लगता। जिस पर ये क्या बोलती है कि अरे अंकल, आपके होते हुए कैसा डर, और वैसे भी मैं भूत वूत में नहीं मानती हूँ। मोहितरो कहते हैं अच्छा, तो फिर जो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी चाची बता रही थी वो सब क्या था। जिस पर ये कहते हैं कि इसे साइकोलॉजी में शेड साइकोसिस बोलते हैं, जिसमें कि हमें जिस चीज़ का डर होता है उसी चीज़ को हेलुसिनेट करने लगते हैं, और जो उनके आसपास रहते हैं और इन सब में मानते हैं उनको भी वही सब दिखने लगता है। वैसे अंकल, ये आपके तंत्र मंत्र का क्या सीन है, ये सब सच में काम करता है। मोहितरो कहते हैं कि चलो वो सब तुम अभी जाने दो, तुम्हें पता है कि तंत्र से भी पावरफुल क्या है। वो कहती है क्या, तो ये कहता है कि प्रेम ही तंत्र का सबसे शक्तिशाली रूप है, उसके ऊपर कुछ नहीं। चलो ठीक है, बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ। फिर जैसी वो जाती है तो मोहितरो अपना हाथ खोलते हैं। उन्होंने अपने हाथ में भभूत ले रखा था जो कि वहां पर गिराते हैं जहां पर वो खड़ी थी, जिससे कि उन्हें वहां पर किसी तरह की एनर्जी का पता चलता है। दूसरी तरफ तितली मोहितरो की कही उसी लाइन को सोच रही थी कि प्रेम तंत्र का सबसे पावरफुल फॉर्म है, और तभी अचानक से उठकर वो पैकिंग वैकिंग करने लगती है। इसके बाद से उसकी दोनों बहनें जग जाती हैं। कहती दीदी क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। तो वो बताती कि मैं अपने सैमी के पास जा रही हूँ कोलकाता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सैमी एक अनाथ लड़का है और फ्रेंच में पला बढ़ा है, उम्र में मुझसे बड़ा भी है। मम्मी डैडी हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक बार शादी हो जाए फिर घर लौट आऊंगी, फिर तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अंकिता कहती अरे दीदी ये सब क्या बोल रही हो, पागल हो गए हो क्या। तितली कहती यार बात को समझो, यही एक तरीका है। अंकिता कहती ना, ये कोई तरीका नहीं है, अभी इतनी रात को अकेले जाओगी, रास्ते में कुछ हो गया, कोई कुछ कर दिया, किसकी जिम्मेदारी होगी, हम लोग मम्मी डैडी से क्या बोलेंगी। तितली बोलती कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, सैमी ने सब तैयारी कर रखी है, मुझे बस ट्रेन में चढ़ना है, अभी लेट हो रहा है, जाने दो। लेकिन अंकिता उसका हाथ पकड़ लेती है कि नहीं, मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फिर छोटी वाली भी कहने लगी कि फिर मैं भी चलूंगी, मुझे यहाँ इस भूतिया घर में अकेले नहीं रहना है। तितली कहते अरे यार ये क्या नाटक है तुम लोगों का। अंकिता कहते कि दीदी अगर आप अकेले जाने की जिद करोगी तो अभी मैं सबको बुला लूंगी। फिर तितली सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करूं। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अगली सुबह रीमा जब लड़कियों के रूम में जाती है तो क्या पाती है कि तीनों लड़कियां गायब हैं। इधर मोहितरो को पूजा की घंटी सुनाई देती है और साथ साथ कुछ अजीब भी फील होता है। वो तुरंत जाकर उर्मी से पूछता है कि ये पूजा कौन कर रहा है, तो वो बता दी कि उसकी नौकरानी लता कर रही है ऊपर वाले रूम में। जिसके बाद ये तुरंत ऊपर पूजा वाले रूम में देखने गया, जहाँ नौकरानी के सिवा अब तक कोई नहीं गया था, और अब वो वहां पर रखी हुई तांत्रिक मूर्ति देख लिया। नीचे उर्मी रीमा से कहती कि तीनों लड़कियां अपने रूम में नहीं है, आपको पता है वो कहाँ गई हैं। उर्मी कहती कि नहीं। फिर वो तुरंत तितली को कॉल लगाती है तो फोन बंद आ रहा था, जबकि तितली का फोन कभी बंद नहीं रहता था, जिससे कि समझ गई कि कुछ अनर्थ हो गया। इधर मोहितरो को अब समझ आ गया था कि गड़बड़ इस मूर्ति की वजह से हो रही है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम सैमी की मां माया को देखते हैं। कुछ औरतें उसके क्रिमिनल बेटे पर बातें बना रही थी, उसकी टांग खींच रही थी और कहती कि कुछ पता है अभी जेल में है या छूट गया। तो माया कहती ना मुझे पता है ना मुझे जानना है, वो मर गया मेरे लिए। इसके बाद वो अपने घर में आ जाती है जहाँ पर एक बॉक्स रखा था और इसी में वो मूर्ति रखी थी जो कि असल में श्रापित है। पहले वो इसके परिवार के पास थी और उसी के श्राप के चलते माया की फैमिली बर्बाद हो गई। पहले इनका परिवार ठीक ठाक था, लेकिन श्राप के कारण सब बर्बाद हो गया। पहले इसके ससुर गुजरे, इसकी सास, इसका पति, सब खत्म हो गए, और ये इतने खराब हालत में अपने बेटे के साथ रह रही थी, और अब वो भी क्रिमिनल बन गया, और इन सब से परेशान होकर वो भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और अब वही श्रापित मूर्ति तितली के घर में है, तो मतलब अब ये घर बर्बाद होगा। दूसरी तरफ रीमा, उर्मी और सुबो तीनों लड़कियों को लेकर परेशान थे। तभी मोहितरो हाथ में वही मूर्ति लेकर आते हैं और उन्हें दिखाकर पूछते हैं कि इसे कौन लेकर आया था, जिससे सब हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या है, इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। मोहितरो बताते हैं कि ये एक श्रापित मूर्ति है, इसके बारे में मेरे गुरु जी ने मुझे बताया था, उन्होंने मुझसे इस पर लगे श्राप को हटाने के लिए कहा था। ना जाने कब से मैं इसे ढूंढ रहा था।
तभी सुबो तीनों लड़कियों के बारे में बता देता है कि वो तीनों कहीं चली गई हैं। क्या आप उनका पता लगा सकते हैं? मोइतरो कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं अभी उनका पता लगाता हूँ, बस आप मुझे उनके कपड़े लाकर दे दीजिए। इधर इनके घर वाले परेशान थे और दूसरी तरफ वो तीनों कोलकाता पहुंच गई थी। तभी एक बड़ी सी कार लेकर सैमी वहां पर आता है और तीनों को अपने साथ लेकर जाने लगता है और बातें करने लगता है कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, एक ही बर्थ में आना पड़ा तीनों को। पता होता कि तुम दोनों भी आ रही हो तो 3 टिकट करवा देता। जिस पर वो दोनों बोलती कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हम अपनी दीदी को अकेला नहीं छोड़ते। सैमी कहता है कि चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों भी आ गई, नहीं तो हमारी शादी में फिर शामिल कौन होता। तभी तितली पूछती कि अरे हाँ, शादी की तैयारी हो गई? तो ये बताता कि यार प्लान थोड़ा चेंज है, शादी का प्लान कल का कर दिया है। वो कहना कि आज मंदिरों में बहुत भीड़ है और धक्का मुक्की के बीच मुझे शादी नहीं करनी, बाकी सब तैयारी है, पुजारी से भी बात हो गई है, तो शादी कल करेंगे अच्छे से। तितली कहती चलो ठीक है। दूसरी तरफ मोइतरो लड़कियों के कपड़ों के ऊपर तंत्र करके उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने विजन में कुछ ठीक से नहीं देख पा रहे थे, जिससे वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, कोई मेरे विजन को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन कौन है वो इतना पावरफुल। फिर वो अपने गुरुजी की आत्मा से कनेक्ट करते हैं और कहते हैं गुरुदेव, आपकी आज्ञा पर मैंने उस श्रापित मूर्ति को ढूंढ लिया है, अब बताएं कि उस पर से श्राप को कैसे हटाना है। इस पर गुरुजी कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें खुद इसका बोध हो जाएगा। फिर वो उन लड़कियों के बारे में पूछते हैं कि उन्हें बचाने का कोई उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे सभी प्रश्न का उत्तर इस मूर्ति में छिपा है, और याद रहे जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना है वो होकर रहेगा। बस ये कहकर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही मोइतरो बाहर आते हैं तो रीमा और उर्मी उनसे पूछती हैं कि लड़कियों का पता चला क्या। तो मोइतरो कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, आपकी बेटी के गायब होने में किसी अनजान शक्ति का हाथ है, जो कि इतनी शक्तिशाली है कि मेरी दृष्टि तक को बाधित कर दे रही है। अब ये सुनकर उर्मी और रीमा तो रोने लगती हैं, जिस पर मोइतरो कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, धैर्य रखिए। फिर वो उनसे पूछता है कि आपने कभी सोमपुर मोनेस्ट्री के बारे में सुना है? सुबो कहता है कि नहीं। एक मिनट, हाँ, मैंने दादाजी से इसकी कहानी सुनी है। उन्होंने बताया था कि काफी समय पहले हमारी फैमिली बुद्धिस्ट हुआ करती थी और हमारे कोई पूर्वज उस मोनेस्ट्री के चीफ मॉन्क हुआ करते थे। मोइतरो पूछता कि उनका नाम क्या था? ये कहता कि नाम तो याद नहीं है। तभी रीमा कहती कि मुझे याद है, रत्नाकर शांति, और ये वही मॉन्क थे जिन्हें सीरीज के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था। तितली और उसका पूरा परिवार उन्हीं के ब्लड लाइन से है। मोइतरो कहते कि समय बिल्कुल नहीं है और सुबह को अपने साथ लेकर नंदगिरी मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे थे। तभी सुबह कहता है कि एक बात समझ नहीं आई कि श्राप की शुरुआत जब सोमपुर मोनेस्ट्री से हुई थी, जो कि बांग्लादेश में है, और वहां पर अभी हम जा नहीं सकते, लेकिन हम नंदगिरी मोनेस्ट्री क्यों जा रहे हैं? जिस पर मोइतरो बताते हैं कि सालों पहले ये सभी मोनेस्ट्री जैसे नालंदा, सोमपुर, विक्रमशिला, नंदगिरी आपस में कनेक्टेड थी। किसी अदृश्य शक्ति के कारण मैं फिजिकली सोमपुर नहीं जा सकता, लेकिन नंदगिरी के जरिए एक संबंध स्थापित कर सकता हूँ। इधर सैमी लड़कियों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है और रेस्टोरेंट पूरा खाली था, सिर्फ यही चारों वहां पर थे। तो तितली को और लग रहा था। जब ये सैमी से बोली कि रेस्टोरेंट खाली क्यों है, तो वो कहता है क्योंकि मैंने अभी के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर रखा है, खास तुम लोगों के लिए। फिर वो बड़े प्यार से उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है और फिर उसके बाद तितली को कुछ अजीब होने लगता है और साथ में उसकी बहनों को भी, क्योंकि खाने में कुछ मिला हुआ था, जिसके असर से तीनों ही बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ मोइतरो अभी रास्ते में थे और अब रात भी हो चुकी थी। इसी बीच जंगल से गुजरते वक्त वही 3 भूत उनका रास्ता रोक लेती हैं। असल में ये तीनों उन्हीं लड़की के भूत हैं जिन्हें स्टार्टिंग में वज्र केतु ने बलि चढ़ा दी थी। पहले तो मोइतरो को लगता है कि वो उन्हें हार्म करना चाहती हैं, लेकिन असल में वो उन्हें बस मोनेस्ट्री का सही रास्ता दिखाने आई थी। इधर लड़कियों को जब होश आता है तो वो खुद को किसी पुराने गोदाम में पाती हैं। फिर तितली देखी कि वहां का गेट भी लॉक था। वो कंफ्यूज हो जाती है कि सब क्या चल रहा है। सैमी सैमी करके आवाज लगाने लगती है और तभी सैमी वहां पर आ जाता है तो खुश हो जाती है कि अच्छा हो तुम आ गए। वैसे ये गेट क्यों बंद था और तुम कहाँ गए थे और हम यहाँ कैसे आए? हम तो रेस्टोरेंट में थे ना। मतलब प्यार में वो इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। जब सैमी इसको झापड़ मारा और बोला कि ज्यादा आवाज मत कर, तब इसको समझ आया कि उनका किडनैप हो गया है। अब वो उससे कहती कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। तो सैमी बोलता है सॉरी, घर तो नहीं जा पाओगी, तुम अब जाओगी पंजाब, और साथ में तुम्हारी बहनें भी। वैसे सोच रहा हूँ कि इन्हें दुबई भेज दूं, ये लोग ज्यादा यंग है तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तब तितली को समझ आया कि वो गंदा फंस गई है और साथ में अपनी बहनों को भी फंसवा दी। इधर मोइतरो उन भूतों के बताए रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच वो सुबह से कहते हैं
कि लगता है कि उन तीनों लड़कियों के साथ कुछ बहुत बुरा घटा है। और अब देखो तुम्हारे परिवार की 3 लड़कियां भी मुसीबत में हैं। शायद वो नहीं चाहते कि जैसा बुरा उनके साथ हुआ वैसा बुरा उनके साथ हो, इसलिए वो आपकी मदद करना चाह रही थी। उनका इंटेंशन कभी आप लोगों को हार्म करना नहीं था, नहीं तो वो कब का कर देती। वो तो बस आपको आने वाले खतरे से वार्न करना चाह रही थी। खैर अब इसके कुछ टाइम के बाद दोनों मोनेस्ट्री पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ मोइत्रो वहां पर रुकते हैं और सुबह को वापस भेज देते हैं। दूसरी तरफ तीनों गुंडे पार्टी कर रहे थे और बहुत खुश थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें 1 के बजाय 3 मिल गई। उधर मोनेस्ट्री में मोइत्रो उस मूर्ति के साथ तांत्रिक साधना कर रहे थे, जिसका असर इधर समी पर भी हो रहा था। उसे कुछ अजीब से विजन आते हैं, जिसमें कि वो खुद को एक तांत्रिक के रूप में देखता है। और अब यहाँ पता चलता है कि वो असल में वज्र केतु का ही पुनर्जन्म है, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोइत्रो अपनी साधना से सोमपुर मोनेस्ट्री से संबंध स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे कि वो जान पाते हैं कि 1000 साल पहले वहां पर क्या हुआ था। तो जब वज्र केतु उन तीनों लड़कियों का अपहरण करके सोमपुर मोनेस्ट्री में लाया था और फिर जब मॉन्क उन लड़कियों को बचाने गए थे तो उन्हें पता चला था कि वज्र केतु ने उन्हें पहले ही मार दिया है। फिर ये पूछे कि उन्हें क्यों मारा, तो वज्र केतु बताया कि वो एक खास तांत्रिक साधना कर रहा है जो उसे अमर बना देगा, जिससे मॉन्क को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे श्राप दे देते हैं कि हर 100 साल में उसकी पीढ़ी में एक राक्षस प्रवृत्ति वाला जन्म लेगा। आने वाले 1000 साल तक उसकी पूरी पीढ़ी सफर करेगी और ये मूर्ति हमेशा उसके परिवार के पास रहेगी, उस बॉक्स के अंदर। और 1000 साल के बाद इसका फिर से जन्म होगा एक नीच और शैतान के रूप में। और जिस दिन वो मूर्ति इनके परिवार के पास से गायब हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारे परिवार का अंत निकट होगा। अब ये सब जानने के बाद मोइत्रो सैमी के घर जाते हैं, जहाँ पर ताला लगा मिलता है। उस ताले को छू कर उन्हें पता लग जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ है। फिर इसके बाद वहाँ पर एक औरत भी आकर बता देती है कि सैमी की माँ यहाँ पर अकेले रहती थी और कुछ दिन पहले ही वो खुद को खत्म कर ली थी। दूसरी तरफ सैमी रेस्टोरेंट में एक नई लड़की के साथ था। वो लड़की हीरोइन बनना चाहती थी और ये उसे फिल्म दिलाने का झांसा देकर उसे फंसा रहा था कि तभी अचानक उस लड़की में वही भूत दिखने लगती है, जिससे वो परेशान हो जाता है, उस लड़की पर चिल्लाने लगता है। लेकिन अब इसके अगले ही पल वो लड़की फिर से नॉर्मल हो जाती है। कहती है कि सर क्या हुआ, आप ठीक हैं? तो चिढ़ के बोलता है कि चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहती है लेकिन सर मेरे ऑडिशन का क्या? फिर वो चिल्ला देता है कि चली जाओ यहाँ से। फिर वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब एक तरह से देखा जाए तो उन आत्माओं ने इस लड़की को फंसने से बचा लिया था। दूसरी तरफ दोनों चंगू मंगू लड़कियों के पास खाने की प्लेट लेने वापस आते हैं तो देखे कि अरे यहाँ तो 2 ही प्लेट है। फिर एक गुंडा तितली के पास जाके पूछता है कि तीसरी प्लेट कहाँ है। तभी तितली छुपाई हुई प्लेट पीछे से निकाली और उसके सर पे दे मारी। फिर दूसरा वाला भाग के आया तो दोनों बहनों ने चालाकी से उसे गिरा दिया और फिर तितली प्लेट से उसका भी सर फोड़ दी और फिर दोनों बहनों को लेकर वहां से भाग निकली। लकीली वहां से एक पुलिस वैन गुजर रही थी तो ये उसको हाथ देकर रुकवा दिए और फिर पुलिस वाले को सब बता दिए। पुलिस वाला उनको कहता है घबराओ मत, तुम लोग अब सेफ हो। फिर वो उन्हें अपनी वैन में बैठाता है और पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगता है। तभी इसी बीच सामने से कार आ रही थी जिसमें कि मोइत्रो बैठे थे। उसी मूर्ति के जरिए वो तितली को ट्रैक करके यहाँ तक पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही पुलिस की जीप उनकी कार के साइड से होकर गुजरी तो मूर्ति में कुछ होने लगा, जिससे कि मोइत्रो एकदम से उठ जाते हैं और ड्राइवर से बोल के तुरंत कार रुकवाते हैं। लेकिन जब तो निकल के बाहर देखे तब तक वो वैन काफी दूर निकल गई थी। इधर वो वैन एक सुनसान जगह पर रोक दी जाती है। उन तीनों को लगता है कि पुलिस स्टेशन आ गया, लेकिन बाहर निकल के देखे कि यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी सामने से सैमी आता है और साथ में वो दोनों गुंडे भी, मतलब वो पुलिस वाला इनके साथ मिला हुआ था और वो तीनों को फिर से पकड़वा दिया था। अब इन्हीं सब के बीच सैमी को फिर से विजन आने लगते हैं और अब उसे पिछले जन्म का सब याद आ जाता है। इसके बाद वो एक दुकान पर जाता है, वहां से एक लॉग और चॉपर उठाकर जाने लगता है। दुकान वाला जब उसे टोकता है तो खतरनाक तरह से उसकी तरफ देखता है और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फाइनली अब हम इसके लास्ट एपिसोड पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सैमी पूरी तरह से वज्र केतु बन गया था। उसे याद आ गया था कि उसका असली मकसद क्या था। इस जन्म में वो कुछ और काम कर रहा था, जबकि उसे तो अपना अधूरा रिचुअल पूरा करना था। तो अब वो उसी साधना की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ तितली के घर वाले भी पुलिस में रिपोर्ट कर दिए थे और पुलिस ने पता लगा लिया था कि लड़कियां ट्रैफिकिंग केस में फंस गई हैं और वो कोलकाता में है। उन्होंने तितली का फोन भी ट्रैक कर लिया था, जिससे उन्हें गोदाम वाली लोकेशन का पता लग गया था। अब ये सारी रिपोर्ट कोलकाता पुलिस को फॉरवर्ड हो जाती है और कोलकाता पुलिस फोर्स के साथ उस गोडाउन पर छापा मारने की तैयारी में थी। अब वो जो पुलिस वाला गुंडों से मिला हुआ था उसको भी ये सब फॉरवर्ड होता है, जिस पर वो तुरंत सैमी को कॉल करता है। लेकिन सैमी कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि यहाँ पर तो अलग ही प्रोग्राम चालू था। सैमी अपना बैठकर मंत्र जाप कर रहा था और उसे ऐसा देखकर उसके चंगू मंगू
कंफ्यूज थे कि बॉस को क्या हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं। तभी सैमी कहता है लड़कियों को लेकर आओ। तो ये लोग बोलते हैं कि बॉस पंजाब वाला ट्रक तो अभी आया नहीं, थोड़ा लेट आएगा। तो एक गुस्सा करने लगता है कि जितना बोला है उतना करो। तो कहते हैं ठीक है बॉस। फिर वो जाकर तीनों को लेकर आते हैं और अब तितली फिर से सैमी का एक नया रूप देखती है। वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि इंसान है कि गिरगिट, बार बार बदलता रहता है। तभी वो तितली को पकड़ लेता है, कहता है कि 1000 साल से जो रिचुअल अधूरा रह गया था, आज तुम्हारे खून से वो पूरा होगा। इसके बाद वो तितली को लॉक के पास लेकर जाता है और उसका सर उस पर रखकर उसकी बलि देने लगता है। लेकिन बीच में उसका चौपर रुक जाता है और ये किया था मोइत्रो ने। कहते हैं तेरा खेल खत्म हुआ तेनिया। ये कहता है तेनिया नहीं, वज्रकेतु। फिर वो अपने चंगू मंगू को आगे कर देता है, लेकिन वो मोइत्रो के सामने नहीं टिक पाते। तो फिर अब वज्रकेतु चौपर से उन पर अटैक करने जाता है, जिस पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी तितली कहती है कि अंकल मुझे बचाइए। जिस पर मोइत्रो बहुत ही अजीब बात बोलते हैं कि उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो तितली की रक्षा कर सके, जबकि तितली में खुद इतनी शक्ति है और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके भीतर एक असाधारण शक्ति है। तो असल में मोंग ने उस दिन वज्रकेतु से यह भी कहा था कि उसने जो एक गलत काम किया है, एक तरह से भगवान हिरुका का अपमान किया है, इसका दंड देने के लिए स्वयं देवी वज्रवाहिनी आएंगी और उन्हीं के कुल में देवी का अंश जन्म लेगा, जो कि असल में तितली ही है। और कोई दिव्य शक्तियों वाला इंसान देवी को जागृत करेगा, जो कि मोइत्रो है। अब मोइत्रो तितली से कहते हैं कि माँ जागो, जागो माँ, इस दुष्ट का अंत कर दो, ये आप ही कर सकती हो। लेकिन तितली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो डर के पीछे हट रही थी। और तभी इतने में वज्रकेतु उस पर अटैक करने आता है, लेकिन मोइत्रो उसे रोक देते हैं। उनकी आंखें लाल लाल चमकने लगती है और बस वो उसे देखने भर से ही रोक दे रहे थे, उसे नीचे पटक दे रहे थे और साथ साथ तितली को मोटिवेट भी कर रहे थे कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और उसे खत्म करे। लेकिन वो अभी भी डर रही थी। और इसी बीच पीछे से पुलिस वाला आकर मोइत्रो को शूट कर देता है। मोइत्रो घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। इस हालत में भी वो यही कह रहे थे कि माँ जागो, माँ जागो, इस दुष्ट का अंत करो। तभी वज्रकेतु हेल्पलेस पड़े मोइत्रो को मारने आता है, लेकिन ये उसे लग रहा था कि मोइत्रो हेल्पलेस है, जबकि वो नहीं थे, क्योंकि देवी का अंश वहीं पर मौजूद था। और आखिरकार वो जागृत हो जाती हैं। अचानक से सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। वज्रकेतु चौंक जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी दूसरे पल देवी उसके सामने आ जाती है। देवी को देखते ही वज्रकेतु चुपचाप हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर देवी अपने खड़क से उसका अंत कर देती है। ऐसा हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है, जबकि वहां पर वो सब क्या देखते हैं कि तितली तेनिया की गर्दन काट के हाथ में ले रखी है। उसकी दोनों बहनों को तो यकीन ही नहीं होता कि ये हमारी दीदी तितली है। पुलिस वाला भी वो देखकर दंग रह गया था, उसकी हालत खराब हो गई। और तभी तितली वो चॉपर उसकी तरफ फेंक कर मारती है, जो कि उसकी छाती में लगता है और वो भी खत्म हो जाता है। और इन सब के बाद तितली मोइत्रो को भी ठीक कर देती है। इसके बाद तितली फिर से नॉर्मल हो जाती है और उसे यकीन ही नहीं आता कि ये सब मैंने कैसे किया। फिर वो रोने लगती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर इसके बाद वहां पर पुलिस आती है, बिल्कुल टाइम पर, जब सारा कांड हो चुका था। वहां गुंडों की लाशें पड़ी थी और तीनों लड़कियां चुपचाप कोने में बैठी थी। दूसरी तरफ मोइत्रो वो मूर्ति अपने साथ लेकर कहीं जा रहे थे और इधर लड़कियां अपने घर आ जाती हैं और तितली उनको बताती है कि मोइत्रो ने उनको बचाया। और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि मोइत्रो रिचुअल करके उस मूर्ति को मिट्टी में दबा देते हैं और इस तरह फाइनली उन्होंने अपने गुरु का दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर दिया था। लेकिन अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे उन्हें ऐसे और भी बहुत काम करने हैं, ये भी उनके गुरु ने बताते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर दी एंड हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि भगवान हिरुका भगवान बुद्ध का ही तांत्रिक रूप है और उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो खुश हो जाए तो ब्लेस कर देते हैं। इनफैक्ट आपकी पूरी लाइनेज को इसका फायदा मिलता है, लेकिन अगर वो गुस्सा हो जाए तो बर्बाद कर देते हैं। 1000 साल के लिए पूरी लाइनेज को ही श्रापित कर देते हैं। और रत्नागर शांति सही रास्ते पर थे तो उन्हें उनकी लाइनेज को ब्लेसिंग मिली, और वज्रकेतु गलत रास्ते पर था तो उसे और उसकी पूरी लाइनेज को 1000 साल के लिए श्रापित कर दिया। जब वज्रकेतु ने अपने फायदे के लिए उन लड़कियों की बलि दी थी, तभी उसको श्राप लग गया था। श्राप रत्नागर शांति ने नहीं दिया था, उन्होंने बस भगवान हिरुका के बिहाफ पे वो सब बोला था। उन्होंने वही बोला जो भगवान चाहते थे, तितली और उसकी बहनों का मुसीबत में फंसना, उसके बाद मोइत्रो के द्वारा तितली के अंदर देवी अंश को जगाना और आखिर में वज्रकेतु का अंत होना, ये सब पहले से निश्चित था। और हमें ऐसा लग रहा था कि मूर्ति की वजह से तितली का घर बर्बाद हो रहा है, उनको भूत परेशान कर रहे हैं, तीनों लड़के ट्रैफिकिंग में फंस गई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो मूर्ति तो एज अ ब्लेसिंग ही उनके घर में आई थी, जहाँ पर मूर्ति की पूजा हुई, जो कि बराबर एक्सेप्ट भी हो रही थी, क्योंकि जब लास्ट में देवी आई थी तो उन्होंने उसी फूल की माला पहनी हुई थी जो मूर्ति पर चढ़ाई जाती थी। रही बात उन तीनों आत्माओं की, तो वो तो कार्मिक लूप में फंसी हुई थी, वो बस उन्हें आने वाले खतरे से वार्न करना चाह रही थी।
जबकि वो तो होनी थी, वो सब पहले से निश्चित था और इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। तो दोस्तों ये थी बंगाली हॉरर रॉक द फॉलोक सीरीज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।